वेलकम टू फ्यूचर विद एसएससी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करेंगे और इस चैनल पे एसएससी जीडी की भी क्लासेस चलती है, आप उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? वेयर डिड अशोका कन्वीन द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? ए. पाटलिपुत्र, बी. मगध, सी. कलिंग, डी. सारनाथ। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध परिषद के बारे में और कुछ बातें। अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद मगध साम्राज्य के पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। यह परिषद 250 ईसा पूर्व में आयोजित की गई थी। इस परिषद की अध्यक्षता मोग्गलिपुत्र तिस ने की थी। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 टोकरियों में बांटा गया था। इस परिषद ने विनय पिटक से जुड़े विवादों को सुलझाने की कोशिश की। इस परिषद के बाद बौद्ध धर्म हिनायनवादियों में बंट गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाय whom was नालंदा यूनिवर्सिटी established? ए. हर्षवर्धन, बी. कुमारगुप्त प्रथम, सी. समुद्रगुप्त, डी. चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और कुछ बातें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 427 ईस्वी में हुई थी। यह विश्वविद्यालय 5वीं से 12वीं शताब्दी तक चला। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहां शिक्षक और छात्र एक ही परिसर में रहते थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? What was the main occupation of the people of Indus Valley civilization? A. व्यापार, B. पशुपालन, C. शिकार, D. कृषि। इसका सही जवाब है कृषि। सिंधु घाटी के बारे में और कुछ बातें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसके अलावा पशुपालन और व्यापार भी इस सभ्यता के आर्थिक जीवन के अहम हिस्से थे। कृषि सिंधु घाटी के लोग गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास जैसी कई तरह की फसलें उगाते थे। वे कपास की खेती करने वाले पहले लोग थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? बाय व्हाट अदर नेम वॉज चंद्रगुप्ता टू नोन? ए. समुद्रगुप्त, बी. स्कंदगुप्त, सी. विक्रमादित्य, डी. राणागुप्त। इसका सही जवाब है विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और कुछ बातें। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। वे गुप्त वंश के महान सम्राट थे और भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक माने जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ और बातें। उनका शासनकाल 375 से 414 ईस्वी तक चला था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने अपना शिखर प्राप्त किया था। इस समय को भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन बनाई थी। उन्होंने विद्या को संरक्षण दिया था। उनके दरबार में कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी जैसे नवरत्न रहते थे। उनके शासनकाल में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? अबेया इज द मेजर ट्राइब ऑफ विच स्टेट? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. अंडमान निकोबार, सी. सिक्किम, डी. तमिलनाडु। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अबोर अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली कुछ और प्रमुख जनजातियां ये हैं: आका, अपतानी, निशी, तागिन, गालो, खामपति, मिशमी, मोम्बा, मोनपा, शेडुकपेन, सिंगफो। भारत में सबसे बड़ी जनजाति भील है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भील जनजाति भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आबादी का करीब 38% है। भील जनजाति महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण का उद्यान कहलाता है? द गार्डन ऑफ द साउथ इज कॉल्ड ए. कावेरी डेल्टा, बी. गोदावरी डेल्टा, सी. महानदी डेल्टा, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कावेरी डेल्टा। दक्षिण उद्यान के बारे में और कुछ बातें। कावेरी डेल्टा क्षेत्र को दक्षिणी भारत का उद्यान भी कहा जाता है। कावेरी नदी
कावेरी नदी के नाम से जानी जाती है, दक्षिणी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? What is the ancient name of Vyas River? A. Vipasha. B. Askini. C. Vitast. D. Purusni. इसका सही जवाब है विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम अर्जिकिया या विपाशा था। इस नदी के बारे में कुछ और बातें। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग पास के व्यासकुंड से होता है। यह नदी कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा से होकर बहती है। व्यास नदी को वेदों में अर्जिकुजा, संस्कृत में बिपाशा और प्राचीन यूनानी में हाइपैसिस के नाम से जाना जाता था। व्यास नदी के नाम पर ही पंजाब के ब्यास शहर का नाम रखा गया है। व्यास नदी रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रेकिंग, साइकिलिंग और घुड़सवारी जैसी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। किंवदंतियों के मुताबिक वेदव्यास इस नदी के नाम स्रोत है। कहा जाता है कि उन्होंने इसे इसके स्रोत झील व्यासकुंड से बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असिकनी, जो सप्तसिंधु का एक हिस्सा थी, वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? Asikni, which was a part of Saptasindhu, is the present-day name of which of the following rivers? A. Jhelum. B. Byas. C. Chenab. D. Ravi. इसका सही जवाब है चिनाब। अस्किनी नदी के बारे में और कुछ बातें। अस्किनी, जो सप्तसिंधु का एक हिस्सा थी, वर्तमान समय में चिनाब नदी का नाम है। ऋग्वैदिक काल में चेनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। चिनाब नदी पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। यह भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। इसका निर्माण 2 प्रमुख जलधाराओं चंद्रा और भागा के संगम से हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर वॉज नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड? A. 1979. B. 1982. C. 1981. D. 1978. इसका सही जवाब है 1982। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में और कुछ बातें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नाबार्ड की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। इसकी स्थापना पी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड भारत का एक शीर्ष विकास बैंक है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? What was the main occupation of the people of Indus Valley Civilization? A. व्यापार। B. पशुपालन। C. शिकार। D. कृषि। इसका सही जवाब है कृषि। सिंधु घाटी के बारे में और कुछ बातें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ, चावल, खजूर, सरसों और कपास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर, धातुओं, सीप और शंख का व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांस्य का निर्माण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने लेखन कला का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? Which of the following was the capital of the Pallava dynasty? A. Vehol. B. Madurai. C. Badami. D. कांचीपुरम। इसका सही जवाब है कांचीपुरम। पल्लव राजवंश के बारे में और कुछ बातें। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। पल्लव राजवंश का काल 275 ईस्वी से 897 ईस्वी तक था। पल्लव राजवंश के शासकों ने कला, वास्तुकला और साहित्य में योगदान दिया। पल्लव राजवंश के शासकों ने मध्ययुगीन दक्षिण भारतीय वास्तुकला की नींव रखी। पल्लव राजवंश के शासकों ने कैलासनाथ मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर जैसे प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। पल्लव राजवंश के शासकों ने द्रविड़ वास्तुकला में एक नई शैली लाने का काम किया। इस शैली को प्रसिद्ध कला इतिहासकार गैब्रियल जोवो डे ब्रेयुइल ने महेंद्र शैली के नाम से जाना है। पल्लव राजवंश के शासकों ने कांचीपुरम को शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया था। कांचीपुरम को अक्सर 1000 मंदिरों का शहर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? Which of the following is the longest river of Nepal? A. कृष्ण।
बी गंगा, सी गोदावरी, डी कर्नाली। इसका सही जवाब है कर्नाली। कर्नाली के बारे में और कुछ बातें। कर्नाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है। यह मध्य पश्चिमी और सुदूर पश्चिमी नेपाल से निकलती है। इसकी लंबाई 507 किलोमीटर है। यह 50,000 वर्ग किलोमीटर जलग्रहण क्षेत्र को कवर करती है। भारत में इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई गहरी घाटियों के माध्यम से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश तक जाती है, जहां यह गंगा से मिलती है। यह मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार पर उत्पन्न होने वाली एक 12मासी अंतरसीमा नदी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सीवी चंद्रशेखर को में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सीवी चंद्रशेखर was awarded the Padma Bhushan for his contribution to A. कुचिपुड़ी, बी. कथक, सी. भरतनाट्यम, डी. मणिपुरी। इसका सही जवाब है भरतनाट्यम। सीवी चंद्रशेखर को भरतनाट्यम में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साल 2011 में उन्हें यह सम्मान मिला था। भरतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? एट विच प्लेस वॉज द आर्या समाज फाउंडेड? ए. बम्बई, बी. लाहौर, सी. कलकत्ता, डी. मद्रास। इसका सही जवाब है बम्बई। आर्य समाज के बारे में और कुछ बातें। इतिहास दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल सन 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इससे पूर्व उन्होंने 6 या 7 सितंबर 1872 को वर्तमान बिहार प्रदेश के आरा स्थान पर आगमन पर भी वहां आर्य समाज स्थापित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चाणक्य का अन्य नाम था। अनदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज ए. भट्टस्वामी, बी. विष्णुगुप्त, सी. राजशेखर, डी. विशाखदत्त। इसका सही जवाब है विष्णुगुप्त। चाणक्य के बारे में और कुछ बातें। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे तक्षशिला, अब पाकिस्तान में शिक्षित हुए थे। चाणक्य ने नंदवंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि विषयों पर एक महान ग्रंथ लिखा था। चाणक्य ने अपने मंडल सिद्धांत में राज्यों के बीच होने वाली नीतियों का वर्णन किया था। चाणक्य को उनका नाम गुरु चणक से प्राप्त हुआ था। चाणक्य राजतंत्र के प्रबल समर्थक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर डिड द कलिंगा वॉर टेक प्लेस? ए. 261 BC, बी. 263 BC, सी. 232 BC, डी. 240 BC। इसका सही जवाब है 261 BC। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। इस युद्ध से जुड़ी कुछ और बातें। यह युद्ध आधुनिक उड़ीसा के धौली और गंगा नदी के आसपास लड़ा गया था। इस युद्ध में अशोक की जीत हुई थी। इस युद्ध में लाखों कलिंग सैनिकों की मौत हो गई थी। इस युद्ध के बाद अशोक को बहुत पछतावा हुआ और वह बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित हुए। इस युद्ध के बाद अशोक ने धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। इस युद्ध के बाद अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस युद्ध के बाद अशोक का आध्यात्मिक और धर्म युग शुरू हुआ। इस युद्ध को भारत के इतिहास की सबसे खूनी और बड़ी लड़ाई माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग भारत को श्रीलंका से अलग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? ए. अरब सागर, बी. बंगाल की खाड़ी, सी. अंडमान सागर, डी. पाक जलमरूमध्य। इसका सही जवाब है पाक जलमरूमध्य। पाक जल संधि के बारे में और कुछ बातें। भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करती है। यह जल संधि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच है। भारत में यह दक्षिण में पंबन द्वीप और श्रीलंका में मन्नार द्वीप से घिरी है। इसके दक्षिण पश्चिम हिस्से को पाक खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह 33 से 50 किलोमीटर चौड़ी है। इस जल संधि का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। पाक जलमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। एडम ब्रिज, राम सेतु, जिसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, वह पाक जलमरूमध्य को मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? Which of the following days is celebrated on the birthday of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन? A. शिक्षक दिवस, B. संविधान दिवस, C. छात्र दिवस, D. अभियंता दिवस। इसका सही जवाब है शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक, विद्वान और कुशल शिक्षक थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया और अपना जीवन शिक्षा और देश के युवाओं के लिए समर्पित कर दिया था। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ और खास बातें। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुत्तनी गांव में हुआ था। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारतीय राजदूत के रूप में काम किया। डॉक्टर राधाकृष्णन के कुछ छात्रों और मित्रों ने उनसे अनुरोध किया था कि उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? Who among the following is famous for playing the musical instrument sarod? A. रविशंकर, B. जाकिर हुसैन, C. बिस्मिल्लाह खान, D. अमजद अली खान। इसका सही जवाब है अमजद अली खान। सरोद के बारे में और कुछ बातें। ये संगीतकार सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है। उस्ताद अमजद अली खान, विदुषी शरण रानी, जरीन शर्मा। सरोद एक तार वाला वाद्य यंत्र है। यह भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है। इसका इस्तेमाल शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। सरोद अपनी गहरी, भारी और अंतर्दर्शनात्मक ध्वनि के लिए जाना जाता है। इसे मेजराब नामक पिक के साथ बजाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।